अब यहाँ पे मैं सर्वेश जी सबसे पहले आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आप लोगों के 62 70 में से 62 एमएलए आपके हैं। आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। मतलब ये तो सपने में सोचने वाली बात है कितने लोग, लेकिन जैसा आपके यहाँ कहा गया कि करीब 40 एमएलए को कांटेक्ट किया बीजेपी ने। और बीजेपी के बारे में एक बात यह है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, अगर आप कोई कहेगा भी तो सबको लगेगा कि हाँ हाँ ये तो बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी इस तरह के कामों में महारत हासिल है, वो रोज करती रहती है। और सिर्फ यही नहीं, जो अपने उप मुख्यमंत्री साहब हैं दिल्ली के, मनीष सिसोदिया साहब, उनका तो कहना है कि उनको खुद उन्होंने ऑफर किया कि आप इसको तोड़िए, और ये संभव भी है। तो सर्वेश साहब, आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि इस 62 में आज कितने लोग मतलब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे जो मीटिंग अरविंद केजरीवाल साहब ने बुलाई थी, और कितने लोगों ने फोन पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की? क्या कोई ऐसा भी था जो आपके उस 62 में से नहीं उपलब्ध था? सर्वेश साहब। नमस्कार। आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि कई दिनों से आशंका थी, जैसा कि हमारे 4 विधायकों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने हमारे वरिष्ठ नेता सांसद संजय सिंह जी की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनको ऑफर किया जा रहा है तमाम बीजेपी के साथियों और सूत्रों से। कोई कह रहा है, एक बार ऑफर किया जा रहा है कि खुद आ जाओ तो 20 करोड़ दे देंगे, और कुछ लोगों को लेके आओ तो आपको 25 करोड़ देंगे, और दूसरों को 20-20 करोड़ देंगे। तो ये ट्रेंड था। तो पार्टी ने आज मीटिंग कॉल की, सभी विधायकों को बुलाया। 62 में से हमारे 54 विधायक उपस्थित हुए। स्पीकर साहब बाहर हैं, मनीष जी अभी एक चुनाव प्रचार पे हैं, एक विधायक और स्वास्थ्य के कारणों को पहले बता दी। तो बाकी सब लोगों से जो उपस्थित नहीं हुए उनसे फोन पे चर्चा हुई, उनको लिया गया, उनसे पूछा गया, और ये देखा गया कि कई कई लोगों से संपर्क किया गया है। और आज की मीटिंग में और पूरे लोगों में 12-12 विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संपर्क किया है। उनसे ये कहा है कि आप इस सरकार को अस्थिर करिए, क्योंकि आने वाला समय है, गुजरात का चुनाव है, 2024 का चुनाव है। और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि 62 सीट है, ये है, देखिए उनको मेघालय का उदाहरण देखना चाहिए, जहां पे 2018 में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी, और किस तरीके से पूरा का पूरा एक समीकरण बदला गया। और इस लोकतंत्र के गोवा का उदाहरण देख लीजिएगा, जहां पे 40 में से सिर्फ 13 सीटें आई थी, कांग्रेस की 17 थी, फिर भी वहां का पूरा समीकरण उल्टा गया। तो आज ये फिर उसके बाद से आम आदमी पार्टी की मीटिंग हुई विधायकों की, वहां पे निर्णय लिया गया। फिर हमने पब्लिक में आके, हमारे सांसद संजय सिंह जी ने आए, फिर उन्होंने बोला, दिलीप पांडे जी ने आए, बताए कि कैसे 40 विधायकों की खरीदने की एक योजना चल रही है, और औसतन जो पहला बताया जा रहा है कि 20-20 करोड़ रुपए हम आपको देंगे। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के घर अभी सीबीआई का छापा पड़ा, और उसमें हम सभी लोगों ने देखा कि छापे के अगले दिन कैसे बोला गया कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, आपको हम सीबीआई और ईडी का हम केस हटा देंगे, आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। और उसको भी हमने आगे खुलासा किया, उसको भी हमने आके बोला कि नहीं, आम आदमी पार्टी है, हम एक उद्देश्य के लिए हैं। तो ये पूरा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जैसे 8 प्रदेशों में बड़े तरीके पे भारतीय जनता पार्टी अपने इस ऑपरेशन लोटस में सफल हुई। उसका ये पूरे 8 साल के दौर में ये ट्रेंड बन गया इस पार्टी का। और पूरे कई बार ये देखने को मिला कि देश की जनता ने भी कई बार इसको क्रिकेट के उस मैच की तरह समझ लिया कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और ये ट्रेंड सेट हो गया कि देखो, सिर्फ जनता को मालूम, लोग टीवी पे दिखने लग रहा है जैसे मैच चल रहा है कि कौन हारा कौन जीता, बस उस रिजल्ट से। लेकिन एक लोकतंत्र का हनन हो रहा है, हमारे बाबा साहब के दिए हुए संविधान का हनन हो रहा है। अभी किस तरीके से बिहार में सुबुगाहट आनी शुरू हुई थी, तमाम लोग बोलने शुरू हो गए थे कि किस तरीके से वहां की सरकार को गिराने की कोशिश हो रही थी, फिर किस तरीके से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी आए। अभी महाराष्ट्र का उदाहरण हमने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए पूरा गुजरात की पुलिस लगा दी गई, पूरे आसाम की पुलिस लगा दी गई, महाराष्ट्र से लोग बुलाए जाने लगे, फिर वहां से बसों में 5 स्टार होटल में रोके जाते थे, फिर उन 5 स्टार से दूसरे 5 स्टार होटल में जाते थे, और पूरी प्रक्रिया के तो पूरा देश देख रहा। पहले का एक दौर था, जब एक समय था जब हम लोग भी राजनीति के उतने हम लोग की वो उम्र और उतना अनुभव नहीं है जो हम देख पाए, लेकिन हम जो पढ़ते हैं, जो हम समझते हैं कि एक राजनीति में वो दौर था जब एक भी विधायक पे कभी ऐसी सुगबुगाहट होती थी कि वो खरीदा गया है, बेचा गया है, तो इसको बहुत बुरा मानता था।
बुरा माना जाता था, लेकिन वर्तमान राजनीति के उस दौर में ये सामान्य हो चुका है। सामान्य तो छोड़िए, कई जगह तो जो पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं विधायकों को खरीद ले रही है तो टीवी पे इस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है जैसे उसने आईपीएल और 2020 का मैच जीत लिया हो। ये पूरी पूरी प्रक्रिया आम आदमी पार्टी, बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस का रथ था, ये आम आदमी पार्टी ने इसे रोक दिया और इस ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन बोगस में बना दिया। महाराष्ट्र की विधानसभा में अभी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा था कि अभी जब वहां का विधानसभा का सत्र शुरू होने लगा, जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, तमाम सभी लोग खुलेआम आकर बोलने लगे खोखा खोखा, 50 खोखा, 50 खोखा, 50 खोखा, सभी लोगों ने बोला। लेकिन यह देखने की बात है कि इतनी बड़ी चर्चा जन सामान्य में आई, टीवी पर आई, सब तरफ आई, लेकिन केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ देकर विधायक खरीदे जा रहे हैं, अगर दिल्ली में विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर किया जा रहा है, 40 विधायकों को खरीदने का ऑफर किया जा रहा है, तो ये 800 करोड़ रुपया रखा कहां है? आखिर 800 रुपया रखने का गोदाम कहां है? इसके पैसे का ईडी इसका मनी ट्रेल क्यों नहीं ढूंढती है? आखिर में बीजेपी के वो कौन से नेता हैं जो इसको बैकअप दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कौन सा सिस्टम है इसको ढूंढ रहा है? अभी झारखंड में सरकार गिराने की पूरी तेजी से खबरें हैं। अभी कांग्रेस के कुछ लोगों की गाड़ियों में पैसा पकड़ा गया। बार बार चर्चा में आ रहा है कि वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा उन विधायकों को खरीदने के लिए दिया गया था। आखिर उस मनी ट्रेल क्यों नहीं ढूंढा जा रहा? ये सच्चाई ये है, वो मनी ट्रेल इसलिए ढूंढा जा रहा है क्योंकि उस पैसे का तार सीधा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। आम आदमी पार्टी को जो 20-20 करोड़ का ऑफर किया जा रहा है, 800 करोड़ रुपए में जो विधायकों को खरीदने की साजिश हो रही है, उसका मनी ट्रेल क्यों नहीं ढूंढा जा रहा? वो गोदाम, वो घर, वो जगह, वो नेता, वो क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है कि जो इस तरीके के ऑफर करवा रहा है कि आखिर विधायकों की खरीद फरोख्त को आप अंजाम दीजिए और सब कुछ सुनियोजित तरीके से ऊपर के बड़े नेताओं द्वारा की देखरेख में, बड़े नेताओं और बड़ी केंद्रीय एजेंसियों की देखरेख में किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सीबीआई हो या ईडी हो, जब मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मारी जाती है, सीबीआई की अपडेट नहीं आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब अपडेट आती रहती है। सीबीआई के एफआईआर में उन मामलों का कोई जिक्र नहीं होता है, भ्रष्टाचार के उन बिंदुओं का कोई जिक्र नहीं होता है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों से चल रहा होता है। तो आखिर में देश में केंद्रीय एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग चल रहा है, हमारे भारतीय लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जिस तरीके से इसकी हत्या की जा रही है, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है, बहुत ही दुखद है। और आज के दौर में आम आदमी पार्टी के पास वो शक्ति है, हमारे नेताओं के पास, हमारे कार्यकर्ताओं के पास, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऑपरेशन लोटस होगा तो उसे ऑपरेशन बोगस हम करार देंगे। अभी विपुल जी की बातों के आगे एक दृष्टिकोण ऐसा है, राम मंदिर का जब मामला हमारे सामने आया, राम मंदिर के प्रकरण में तमाम घोटाले, कैश में ट्रांजैक्शंस, जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त, राम मंदिर का जो फंड था उसमें उसके निष्कासन में ढेर सारी हेराफेरियों के जब कागज आने लगे, तो हमारी टीम ने रिसर्च किया। सांसद संजय सिंह जी ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और हमने इस मामले की आधिकारिक रूप से जितनी सब जगहों पे कंप्लेंट करी। हमने ईडी को भी करी, हमने सीबीआई को भी करी, हमने लोकायुक्त पे भी गए, हमने एफआईआर रजिस्टर करने के लिए भी उस पे एक बकायदा 17 पन्ने की एफआईआर, हमने बकायदा एक एक एक्यूज, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, कब कब हुए, सभी प्रूफ्स के साथ 200 पन्ने की फाइल हमने दी। हमने ये देखा कि उसके साल डेढ़ साल बाद, उस पहली बात तो इस किसी भी चिट्ठी पे, किसी भी आरोप, किसी भी फॉर्मल कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक लोकायुक्त के यहाँ से नोटिस गई, उस पर भी कार्रवाई पे वो बंद रही तभी से। उसके बाद से डेढ़ साल बाद वहां के जिलाधिकारी ने वहां के लोगों की लैंड कॉलोनाइजर्स की लिस्ट निकाली कि जो वैसे लोग जो अवैध कब्जे कर रहे थे, अवैध कॉलोनियां बना रहे थे, इलीगल ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, उनकी लिस्ट आई। उसमें भी उन लोगों के नामों का चिन्हित हुआ। अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी के थे, जो भी वहां पकड़ के अयोध्या में लोग, अयोध्या के मेयर थे, वहां के पूर्व विधायक थे, जो पुराने अधिकारी रहे हैं उनके रिश्तेदार थे। हमने सभी की लिस्ट दी, लेकिन ये देखा कि जब ये एजेंसियां एक जगह से विपक्ष के लिए सिर्फ संचालित हो रही हैं, तो वर्तमान में जो परिस्थिति बन गई है कि चाहे आप कितनी कंप्लेंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, वहां से कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक राम मंदिर है। राम मंदिर के साथ तो सबकी आस्था जुड़ी हुई है।
राम मंदिर का मामला भी ऐसा था कि राम मंदिर का मामला ऐसा भी नहीं था कि जो दब गया या चर्चा में नहीं आया। राम मंदिर के मामला बहुत चर्चा में आया, पूरे देश में चर्चा में आया। और जो रेवेन्यू के जो नियम थे, सामान्य तरीके हैं कि नजूल की और ग्राम सभा की जमीन को बेची नहीं जा सकती है, जिसके नियम को गांव से लेके मतलब वरिष्ठ वकीलों से लेके कानूनविद से लेके सब बता सकते हैं, लेकिन वो सभी धांधलियां वहां पे हुई, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वो ट्रेंड जो राम मंदिर के नाम पे था, क्योंकि वहां भी एक उसका चुनावी कैंपेन उन्होंने बताया, वही सब तरफ कहीं से भी आप उदाहरण देखिएगा। कुछ समय पहले सीएम रमेश जी का जो उदाहरण था, जो एक सांसद थे, 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया था, 100 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया, पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी में 4 सांसदों के साथ शामिल होते हैं और उनपे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो बात सिर्फ ये है कि ये जितनी भी ईडी है और सीबीआई है, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लिए कार्य करवा रहा है। और आम आदमी पार्टी ने भी इस केस में भी देखा कि हमारी कोई चाल नहीं, हम तो इनके दो चेले हो गए, भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई। हम तो इनका खुलासा कर रहे थे कि आप दूसरे प्रदेशों में कुछ भी कर लेंगे, दिल्ली में आपका ये प्रयोग सफल नहीं होगा। सर्वेश जी, आपसे एक बहुत स्पेसिफिक चीज पूछनी है। आप लोगों का जो शिक्षा और हेल्थ का मॉडल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छा किया है। उसमें जो भी दिल्ली में हम सब लोग जाते हैं, हम सब लोगों का कोई रिश्तेदार नातेदार कोई, वो सबका कहना है कि शिक्षा और उसमें तो और हेल्थ में आप लोगों ने बहुत आमूल चूल परिवर्तन जिसको कहते हैं कर दिया है। पानी बिजली भी हो सकता है वहां का हो, कहीं जगह का ना हो, लेकिन शिक्षा और अस्पताल इज आउटस्टैंडिंग। मैं एक चीज जरा समझना चाह रहा हूं कि आप लोग जब इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो इन्हीं को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप हनुमान चालीसा पढ़ने के चक्कर में, अयोध्या जी वो भेजेंगे सबको दर्शन कराने, इन सब चक्करों में आप क्यों पढ़ते हैं? आप तो भाई एक बहुत पढ़े लिखे, हमारे घर में भी जो पढ़े लिखे वर्ग है वो उसको आम आदमी पार्टी की तरफ उसका एक नेचुरल थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है। ऑप्शन नहीं है इसलिए वो वोट नहीं देता है, लेकिन उसका तो आप ये सब बाकी चीजों में क्यों क्यों लग जाते हैं? नहीं, अभी शशि शेखर सर ने भी कहा, इस बात पे मैं पूरी तरीके से स्पष्ट कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो मॉडल में उसमें मूलभूत ढांचे में ही फर्क है। अगर वो शिक्षा की बात करेंगे तो जो शिक्षा पे 6% और 4% का बजट एलोकेट करेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर इस देश में अगर वो खेल की बात करेंगे और पूरे देश में खेल का बजट सिर्फ 3000 करोड़ होगा और एक देश का उद्योगपति 10,000 करोड़ लेके भाग जाएगा, तो देश में खेल का विकास नहीं होगा। तो दोनों सरकारों के मूलभूत ढांचे में फर्क है। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करते हैं तो आप हमारे बजट को उठाइए और आप देखेंगे कि सिर्फ 4 चीजों को मैं मिला दूंगा तो हमारा बजट 50% से ऊपर पहुंच जाएगा। लगातार 8 देखिए, देश में 75 सालों में हमने बजट एलोकेट जिस फील्ड में करेंगे, जहां पे हम ज्यादा बजट एलोकेट करेंगे उसी क्षेत्र में काम होगा। लगातार दिल्ली में भी 18%, 19% का हेल्थ एजुकेशन का बजट कई सालों से चलता आ रहा था। हमने जब इसको बढ़ा के 50% किया और ये देखा कि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आने लगा है। बिजली की बात आपने छोड़ दी, बिजली 8 सालों से दिल्ली में एक निश्चित 200 यूनिट तक फ्री दी जाती है, अब 400 यूनिट तक 50% दी जाती है, उसके बाद एक सामान्य चार्ज आता है। तो ये देखना पड़ेगा कि जब 8 सालों में देश में मोदी जी की कृपा से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, देश में हालात ऐसे हो गए कि सभी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, फिर भी दिल्ली की सरकार ने बिजली का दाम एक रेट पे रोका हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले की सरकारों में क्या था कि वो बिजली की प्राइवेट कंपनियों की है, इनके मालिकों से सरकारें मिली होती थी, हर साल पैसे लेती थी और थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ाती जाती थी। डीईआरसी के कानून में है कि जब सोशल ऑडिट कराइए, जब नुकसान में कंपनियां जाएंगी तो आप बढ़ाएंगे। तो सिर्फ एक कानून के इस्तेमाल से पिछले 7-8 साल में कभी बिजली का दाम नहीं बढ़ा। तो हम दोनों मॉडल की चर्चा करते हैं, अरविंद केजरीवाल मॉडल और नरेंद्र मोदी मॉडल। आज भारतीय जनता पार्टी अगर ईडी और सीबीआई इतना ज्यादा आम आदमी पार्टी के पीछे लगाई पड़ी है तो उसको पता है कि गुजरात में 2014 में जो उसने गुजरात का फेक मॉडल पूरे देश में दिखाया, असलियत में कोई मॉडल है ही नहीं। आज आम आदमी पार्टी का मॉडल ऐसा हो गया है कि खुद दिल्ली में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अगर कैमरा हटा देंगे तो सब तारीफ करते हुए मिलेंगे कि आज ऐसे स्कूल बन गए हैं, ऐसे अस्पताल बन गए हैं, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री होती है, 200 यूनिट फ्री बिजली का इस्तेमाल तो भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है। तो ये दोनों के मॉडल ऑफ गवर्नेंस में फर्क है कि जब जनता के पैसे को प्रयोग करना होता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपतियों के लिए प्रयोग करती है। आम आदमी पार्टी की सरकार अगर उसी पैसे को प्रयोग करना होता है
तो दिल्ली की जनता को फ्री बिजली की सुविधा देके करती है, फ्री पानी की सुविधा देके करती है, फ्री बसों की सुविधा देके करती है। और कहीं ना कहीं से, जैसे आपने तीर्थ यात्रा योजना की बात की, उस योजना पे एक हमारी बहुत अच्छी रिपोर्ट भी जारी हुई थी कि कैसे किस एज में लोगों की क्या क्या जरूरतें बढ़ रही हैं। तो जब सरकार ने ये देखा कि जब रिटायरमेंट की एज के आसपास लोग हैं 55 साल 60 साल, तो सबको एक तीर्थ यात्रा करने का सभी परिवारों की एक योजना है कि सबका रहता है कि जो भी सीनियर सिटीजन हैं कि मैं ये धाम घूम आऊं। सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए अलग अलग स्थान है उसमें। तो सरकार ने ये कहा कि सरकार जब इस योजना को चला रही है तो पहली बात, लोग सुरक्षित तरीके से जा रहे हैं, कम पैसे में जा रहे हैं और बहुत अच्छी सुविधा के साथ जा रहे हैं। तो सरकार ने उस योजना को लाई और उस योजना की तारीफ इतनी ज्यादा है कि पूरे दिल्ली में, मैं आज भी कह रहा हूं, कई लोग अपने 60 साल की उम्र में, जिनके बेटे बेटियां सब बड़े हो गए, हो सकता है उनके नाती पोते भी हो गए हैं, लेकिन वैसा एक टूर, वैसी एक यात्रा, इतनी सुकून भरी यात्रा लोगों ने नहीं कराई जितना उस योजना ने कराई। तो दिल्ली सरकार का काम भी यही है कि हमें पूरी जनता को रॉकेट और मिसाइल सिर्फ नहीं दिखाना, वो एक अच्छे काम है जो देश कर रहे हैं, बड़े बड़े काम। लोगों की मूलभूत जरूरतें काफी छोटी हैं, एक स्कूल चाहिए, घर के पास अस्पताल चाहिए, गली की सड़क अच्छी चाहिए, उनको अच्छी समय पूरे 24 घंटे बिजली आ जाए वो चाहिए। तो हम लोग उन्हीं सुविधाओं को देने का कार्य कर रहे हैं, जो कि दूसरी सरकारें जनता को भ्रमित करने का काम कर रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि पूरी तरीके से देखा जा रहा है क्रॉनिक कैपिटलिज्म में लिप्त हो चुकी है, तो उसको आम आदमी पार्टी और मोदी जी की इस क्रॉनिक कैपिटलिज्म की सरकार में मूलभूत बहुत बड़ा फर्क है और हमको दोनों लोगों को एक आसपास देखना भी कहीं से गलत है। मैं सर्वेश जी आपके पास, क्योंकि समय खत्म हो गया है, बहुत संक्षेप में, क्योंकि ये अनफेयर होगा अगर मैं आपको समय नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक चीज सिर्फ आपसे पूछ लूं। देखिए, एक व्यक्ति को इस देश में ये कहने का अधिकार है कि वो 2 करोड़ रोजगार देगा, वो एक रोजगार नहीं देगा। एक व्यक्ति को केवल ये अधिकार है कहने का कि वो बस 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देगा, ना करे। उसको ये कहने का सब अधिकार शायद मालूम नहीं, ईश्वर ने दिया है, जनता ने दिया, वो कहता है जनता ने दिया है, उसका ये मानना है कि जनता ने अधिकार दिया, मैं जो कहूंगा वही सच है। मैं आपसे 2 चीजें जल्दी जल्दी और बहुत संक्षेप में, एक तो ये जो आपके मैनिफेस्टो की बात है, शशि शेखर साहब हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और ये उनका एक दर्द है। मेरा आग्रह होगा कि आप जो भी आपकी पार्टी का फोरम हो उसमें कम से कम ये बात ले जाके एक इस पीड़ा को पहुंचाएं। और मैं अभी भी, मुझे ये उम्मीद है कि आपके कान उस तरह के नहीं हुए हैं, भले ही आप राज कर रहे हो, जो हमारे मोदी जी के कान हो गए, वो तो उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो एक पहुंचाएं। दूसरा, एक चीज जो इससे सवाल निकल रहा है, ये जो भ्रष्टाचार का आज आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आप लोगों ने भी बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कांग्रेस के ऊपर, और एक भी बात कहीं वो नहीं हुई थी। सिर्फ ये होता है कि मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास वो है, तो वो शायद कहीं वापस तो नहीं हो रही है स्टोरी। और बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मेरा समय करीब करीब समाप्ति है जी। पहले तो मैं शशि सर वाली एक बात का जवाब, जो उच्च शिक्षा की बात हुई, निश्चित तौर पर हम जब शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब हम 12वीं क्लास तक बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ा रहे हैं, अपने सरकारी स्कूलों में ला रहे हैं, पूरे दिल्ली के बच्चों पे काम कर रहे हैं, तो हमें उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कई दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है और वर्तमान का जो हमारे दिल्ली सरकार का सिस्टम है, उसमें तालमेल और तमाम चीजों में ढेर सारी परेशानियां आई। सरकार बहुत समय से लगी हुई है कि कैसे एक रास्ता निकल सकता है। एक बहुत ही अच्छा, जैसे भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती रहती है कि दिल्ली में नए सरकारी स्कूल नहीं बने। अब जैसा कि हमें निश्चित तौर पे पता है कि हम कुछ नए स्कूल जबकि हमने बनाए हैं, बहुत कम संख्या में नए स्कूल बनाए, लेकिन जो नए कमरे हैं वो हमने 22,000 से ज्यादा बनाए। तो नए स्कूलों में होगा क्या, कमरे होंगे, वहां पे स्विमिंग पूल होगा, क्लासरूम्स होंगी, लैब्स होंगी। तो हमने जो वर्तमान में उपस्थित बिल्डिंग थी उनको इंक्रीज किया और उनको बढ़ाया। शिक्षा की बात आती है तो उच्च शिक्षा की बात में हमने अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कैंपस बढ़ाए, हमने डीसू की जो यूनिवर्सिटी ओपन की, एंटरप्रेन्योरशिप की, उसमें 9 स्ट्रीम के कोर्सेस हमने ऐड ऑन किए। उसके अलावा हमने टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाई, हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई। तो क्या दिक्कत है कि जो अधिनियम में दिल्ली सरकार ने जिन यूनिवर्सिटीज को बनाया, अभी हम उसके बाद से हम अपना सिलेबस दिल्ली का स्कूल बोर्ड बना रहे हैं। तो बात क्या है कि हमारा जो विजन है उसके साथ जो वर्तमान एक सिस्टम था वो मैच नहीं कर पा रहा। तो हम कितनी अच्छी पॉलिसीज बना ले, हम एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमें दिक्कतें आ रही हैं, तो हमने अपना बोर्ड बनाया, हमने अपनी यूनिवर्सिटीज बनाई है, उनमें एनरोलमेंट्स हो भी रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, इवन हम प्लेसमेंट्स भी दे रहे हैं। वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर जो हमारा है 100% प्लेसमेंट पे, गवर्नमेंट का वो इंस्टीट्यूशन है, वो 100% प्लेसमेंट पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं से उच्च शिक्षा खुद हमारी एक प्राथमिकता में बहुत ज्यादा है
और आगे भी हमेशा भी रहेगा। वो एक जवाब है। दूसरा, आपने कहा सर भ्रष्टाचार की बात, तो हमने पहले भी आरोप लगाए और हमने तथ्यों के साथ, हमने पूरे सबूत के साथ, दिल्ली की वर्तमान व्यवस्था में हमारे पास कोई एजेंसीज नहीं थी। आपको याद होगा कि जब 8 साल पहले हमारी सरकार बनी थी तो एक एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास होती थी, वो भी हमसे ले ली गई। तो दिल्ली की जो सरकार को जितनी भी ऐसी एजेंसीज है, ऐसी मॉनिटरिंग, ऐसी रेगुलेटिंग, ऐसी एजेंसीज थी उनको सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हमसे ले लिया गया। तो दिल्ली में एक तरीके से देखा जाए कि जो अधिकार शीला दीक्षित जी की सरकार में भी, खैर केंद्र में उस समय सरकार हुआ करती थी, उनके पास बहुत ढेर सारे अधिकार हुआ करते थे। तो ढेर सारे ऐसे मामले हैं जब खुद सरकार अपने आप को कमजोर महसूस कर रही होती है, जैसे कि कोई अधिकारी अगर काम नहीं करता है, कोई अधिकारी अगर सरकार की नहीं सुनता है, तो सरकार उसमें कमजोर महसूस करती है। और वर्तमान की अवस्था में जब सीबीआई और ईडीआई, सीबीआई और ईडी डायरेक्टली अधिकारियों को पे दबाव बना रही है, उनको सस्पेंड कर रही है, सरकार की नीतियां बनाने की वजह से उनको सस्पेंड कर रही है, तो ऐसे वर्तमान परिस्थितियों में तो ये और मुश्किल हो गया है।